हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में ये आपका जो थर्ड पार्ट होगा आपका कंप्लीट साइकोलॉजी का। ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना दिए हैं, उसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी साइकोलॉजी जो भी है आपका सिलेबस उसमें कवर कर दिया है। इसमें से सिर्फ 3-4 टॉपिक्स जो आपके बचे थे, जस्ट टू ब्रश अप वो टॉपिक्स मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपने वो दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लीज़ देख लीजिए। उनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। जीन पियाजे की थ्योरी जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सिर्फ आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगी मैं इस चीज़ में, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बन चुकी है। एंड आप अगर आपको डेप्थ में हर क्लैरिटी के साथ हर चीज़ समझनी है तो आप उसको उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ टू द पॉइंट बात होगी जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। सो जीन पियाजे कौन थे आपको पता था? वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट भी थे, वो आपको बायोलॉजिस्ट भी थे वो आपके। एंड उनको क्या बोला जाता है? आपके फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है। जीन पियाजे से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आती है आपके एग्जाम में कि लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने बच्चों को क्या बोला था? लिटिल साइंटिस्ट बोला था। एक ये चीज़ पूछी जाती है कि किस आपके साइंटिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला था कि आपका जो जो आपके बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ये पूछी जाती है। एक ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछी जाती है कि ये किसने बोला था कि आपका जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव बिल्डर होते हैं आपके नॉलेज के। तो ये भी आपके जीन पियाजे ने बोला था। पियाजे ने जब बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपके मेंटल स्किल्स की डेवलपमेंट की, तो उसमें उन्होंने 2 प्रोसेसेस दिए थे आपको, ठीक है, 2 स्टेजेस दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि आपकी जो ये डेवलपमेंट होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। पहला पार्ट क्या है आपका? कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। उन्होंने ये बोला था जो ह्यूमन ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर में आपके पास स्कीमा आएगा। स्कीमा क्या है? आपके पास ऑलरेडी आफ्टर बर्थ आपके पास कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है। आपके पास इनहेरिटेड सेंसेस होती है, कुछ चीज़ें जो बच्चा पहले से सीख के आता है, इनहेरिटेड होती है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कुछ, ऑब्वियसली बात है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज वो उसको कोई सिखाता नहीं है, वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शंस है जो उसने ऑलरेडी इनहेरिटेड है उसके पास, ठीक है। और वो क्या करता है? उस स्कीमा से अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब बच्चे के ऊपर ब्राइट लाइट जाती है आईज पे, जब ब्राइट लाइट पड़ती है तो वो एकदम से बंद कर लेता है। वो चीज़ उसको किसी ने नहीं सिखाई। वो क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो इनहेरिटेड है, ठीक है। तो स्कीमा क्या है आपका? हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं या रूम्स है, छोटे छोटे आपके रूम्स है, किस चीज़ के? नॉलेज के पैकेट है आपके पास, स्कीमास, ठीक है। वो क्या है? इनहेरिटेड है। कहाँ से इनहेरिटेड है? पहले से ही इनहेरिटेड है। आफ्टर बर्थ वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब कॉग्निटिव फंक्शनिंग की बात करेंगे तो ये स्कीमास कैसे वर्क करते हैं या आपकी कैसे आप फंक्शन कैसे करेंगे आपके इन्वायरमेंट में मतलब अडेप्ट करने के लिए। तो आपका क्या है? अडेप्टेशन फर्स्ट प्रोसेस है। आपको पता है अडेप्टेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हम अडेप्ट करते रहेंगे अपने सोसाइटी के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, तब तक हम सर्वाइव कर सकते हैं एट अ गुड पेस। तो अडेप्टेशंस कैसे होती है? अडेप्टेशंस 2 प्रोसेस से होती है आपकी, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या है आपका? एसिमिलेशन है कि आपको मैच करना है जो आपके ऑलरेडी जो आपके दिमाग में जो स्कीमा है, जो आपके पास कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसके साथ आपको क्या करना है? मैच करना है किसको? जो आपकी सोसाइटी की या आपके इन्वायरमेंट की नीड है, ठीक है। जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या करना है? आपने अपने काम में लाना है, ठीक है। उसको क्या करना है? काम में लाना है, ठीक। अब आपका सिचुएशंस आपके पास अलग अलग आ सकती है, ठीक है। आपके पास सिचुएशन अलग आएगी तो क्या होगा आपका? उसकी डिमांड भी अलग अलग होगी। तो आप क्या करोगे कि आपके पास कोई सिचुएशन आई है तो आपने उसको उसके अपने डिमांड के हिसाब से आपने उसको चेंज कर लिया है, ठीक है।
अब उस चेंज को जो हमने अकोमोडेट किया, कुछ चीज़ हमने अकोमोडेट की, जो चीज़ हमने, तो वो क्या किया हमने, उसमें कोई चेंज लाया जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उसको क्या बोला, अकोमोडेशन बोला। ठीक है, कुछ आपने चेंज कर लिया, जो आपके पास नॉलेज थी आपने कोई चीज़ एसिमुलेशन क्या है, न्यू नॉलेज को फिट करना है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, अपनी नॉलेज के अंदर अकोमोडेट करना है, दिमाग में वो चीज़ बिठा लेना है, वो चीज़ क्या है, आपकी अकोमोडेशन है। ठीक है, अब और जो पियाजे थे आपके, वो किस चीज़ में बिलीव रखते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ आपने क्या कर ली, पहले अकोमोडेट कर ली, उसके बाद क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा आपके थॉट में। ठीक है, एक बैलेंस बन जाएगा आपके थॉट में, कि इसको एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। उससे पहले हम क्या बात कर लेते हैं, फिर स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस क्या है आपकी, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, पहली स्टेज क्या है आपकी, सेंसरी मोटर स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है आपके, मतलब ये कौन सी स्टेज, आपके बर्थ से 2 इयर्स वाली स्टेज है। बच्चा यहाँ पर क्या लर्न करता है, अपनी सेंसेस के थ्रू लर्न करता है, मतलब उसकी टीचर्स इस टाइम कौन है, सेंसेस है। सिर्फ उसके आईज, नोज, जो आपकी ये स्किन है, ये उसके थ्रू ही चीज़ें लर्न करेगा, अपनी सेंसेस के थ्रू ही लर्न करेगा चीज़ें। यहाँ पर इस एज में, आपकी सेंसरी मोटर एज में, कोई भी रोल नहीं है लैंग्वेज का। ठीक है, बच्चा उस टाइम लैंग्वेज से कुछ नहीं बोल सकता, ना वो समझ सकता है। और यहाँ पर जो होगा वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब आप जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब 7 से 8 महीने का हो जाता है, तब क्या होता है, अगर हम उसको आवाज़ दें, ठीक है, वो एकदम से उस साइड को टर्न हो जाएगा, तो वो क्या है, गोल डायरेक्टेड है, गोल, उसको अपना गोल दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके पास जो है उसकी इमिटेशन, वो इमिटेशन करना स्टार्ट कर देता है इस बिहेवियर, इस एज में। फिर उसके बाद इसका जो मेन फीचर है, आपका की फीचर है जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज का, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो इस एज में आ जाती है। मतलब पहले जो होता था, बच्चे को ऐसा लगता था कि जो वो है चीज़ें है, अगर उसको नहीं दिख रही वो चीज़, ठीक है, अगर उसको चीज़ नहीं दिख रही है तो उसको लगता था वो जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है फिर। बट अब क्या होने लग जाता है, जब वो 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 12 महीने का होने लग जाता है बच्चा, तो उसको यहाँ पर ये चीज़ समझ आने लग जाती है कि मम्मा ने वो चीज़ मुझसे छुपा ली है, अपने पीछे रख ली है, या किसी को दे दी है, मुझे नहीं दे रही है मम्मा। तो उसको समझ आने लग जाता है कि चीज़ तो है, एग्जिस्ट करती है वो चीज़, बस मेरी मदर या जो भी वो पर्सन मुझे वो चीज़ देना नहीं चाहता है, वो उन्होंने छुपा दी है। ठीक है, ये है आपका इसका जो की फीचर है सेंसरी मोटर स्टेज का, वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन जो स्टेज है ये आपके 2 से जो है 12 ईयर्स का होता है। यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, ये 12 होता है, 2 to 12 होता है। ठीक है, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपका प्री कंसेप्चुअल स्टेज एंड इंट्यूटिव स्टेज। जो आपका प्री कंसेप्चुअल स्टेज है, इसमें क्या होता है, ये कि आपके 2 से 4 ईयर्स का होता है, एंड इंट्यूटिव आपका 4 से 7 ईयर्स का होता है। इसमें आपका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, आपको खुद समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि प्री ऑपरेशनल ऑपरेशंस, जो आपके मेंटल एबिलिटीज़ है, जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, उससे पहले का स्टेज है। प्री मतलब पहले का स्टेज है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा मिस्टेक्स बनाएगा, मिस्टेक्स करेगा इन आइडेंटिफिकेशन में। उसके लिए सारी जो फीमेल्स है वो उसकी मम्मा है, और जितने भी मेल्स है वो सारे उसके पापा हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता अपने रोल्स की, रिलेशनशिप्स की। फिर उसके बाद जो उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ होगा। यहाँ पर इलॉजिकल बातें करेगा, उस इलॉजिकल बातों को हम क्या बोलते हैं, इसमें जो इसका की फीचर है, एक चीज़ जो बोला जाता है वो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, हर मतलब जब वो बात करेगा तो बहुत इलॉजिकल बात करेगा, इसलिए ये चीज़ इसलिए होती है, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ भी बोल देगा आपको कि बॉल गोल होती है इसलिए वो दूर जाती है, कुछ हो जाता है, या गुम हो जाती है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बट वो वैसी बातें करेगा। ठीक है, इसका आपका जो की फीचर है वो है आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट इरिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पर होती है, कि वो चीज़ें रिवर्स नहीं कर पाता।
ठीक है। अगर आप उसको कुछ भी बोलो, अगर आप उसको, ऑब्वियसली बात है, बच्चा जब इस एज में होता है, आपके 2 से 12 साल की एज में होता है, तो वो स्कूल जाने लग जाता है। आपको पता है 5-6 ईयर्स के बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। तो उस टाइम उसको स्कूल में टेबल सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर उसको ये सिखाया जाए 2 1 ज़ा 2 होता है, तो उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि 1 2 ज़ा भी 2 होता है, ये चीज़ उसको समझ नहीं आएगी। वो रिवर्सिबिलिटी जो प्रोसेस है वो उसके अंदर नहीं होगी, वो अभी रिवर्स नहीं कर सकता चीज़ों। उसको 2 5 ज़ा 10 पता है, 5 2 ज़ा 10 नहीं पता है, वो रिवर्स नहीं कर सकता इस चीज़ को। नेक्स्ट है, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा यहाँ पर क्या करता है, थिंक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एंड प्याजे के हिसाब से, वो प्याजे हमेशा ये बोलते हैं कि थॉट पहले आती है एंड आपकी लैंग्वेज उसके बाद आती है। ठीक है। तो उसी हिसाब से प्याजे ने बोला है कि बच्चा इस स्टेज में थिंक करना स्टार्ट कर लेता है, थॉट आने लग जाती है, और उसके बाद उसके पास क्या आ जाती है, उसकी लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है। इसको उसमें एनिमिज्म भी होता है। उसको ऐसा लगता है जितनी भी लिविंग थिंग्स है, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। डॉल के साथ बात करना बच्चा कि ये इसको ठंड लग रही है, इसको कवर कर दो, इसको नए नए क्लोथ्स ला दो, ठीक है, इसको भूख लग रही है, इसको खाना खिला दो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मानने लग जाता है। ये भी इसकी एक फीचर है इस स्टेज की। नेक्स्ट, इसमें ईगो सेंट्रिज्म बहुत ज़्यादा आ जाता है बच्चे में। ठीक है। वो अपने घर वालों के साथ या अपने सिबलिंग के साथ कुछ भी चीज़ शेयर करना नहीं चाहता है। उसको सिर्फ लगता है कि मम्मा सिर्फ मेरी है, फादर सिर्फ मेरे हैं, बाकी किसी और के नहीं है। उसको शेयरिंग इस एज में नहीं आती है। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स चॉम्स्की, जो आपकी ये आपका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, नॉर्म्स चॉम्स्की के हिसाब से क्या है, ये आपका क्रूशियल पीरियड है, या बोल सकते हैं हम सेंसिटिव पीरियड है। किस चीज़ के लिए, आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। मतलब बच्चा इस टाइम सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलना सीखता है। ठीक है। और हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हो। उसमें ये क्लियरली बोला है कि बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो क्या बोलना सीखता है, 2 से 5 साल के बीच में बोलना सीखता है, सबसे ज़्यादा चीज़ें उस टाइम सीखता है। और ये जो एज है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज है। किस चीज़ के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और आपके नॉर्म्स चॉम्स्की भी ये बोलते हैं, अगर आपने ये पहली वाली वीडियो देखी है, फर्स्ट पार्ट देखा है इसमें, तो आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्म्स चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि एक एलईडी डिवाइस होता है, वो 2 से 5 साल के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके बाद ये डिमिनिश होने लग जाता है। ठीक है। इसलिए आपके जो हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे, तो आपका ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, इसको हम क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं, क्रिएटिव एज भी बोलते हैं। और इसमें जो आपका कंजर्वेशन का एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है, कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहाँ पर नहीं होता है। मतलब अगर उसको बोले कि ये गिलास बड़ा है, ठीक है, आपने एक कप दे दिया उसको, उसकी हाइट लंबी है, एक आपने उसको थोड़ा ब्रॉड वाला दे दिया, तो अगर आप उससे पूछोगे आपने जूस किस में पीना है, वो इस वाले में बोलेगा, क्योंकि जो बड़ा दिखता है उसमें ज़्यादा आता है, उसके लिए ये चीज़ है। उसको क्वांटिटी का कुछ समझ नहीं है इस टाइम। ठीक है। जो इसमें उसको ये नहीं पता है कि इसमें या इसमें और इसमें सेम ही क्वांटिटी की चीज़ें हो सकती हैं, बट उसको सिर्फ इतना पता है कि ये चीज़ बड़ी दिख रही है तो इसमें ज़्यादा कंटेंट आता होगा। तो ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज क्या है, आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 साल के बीच में होती है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, कॉन्क्रीट मतलब अब उसमें लॉजिक आ जाएगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी हो जाएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस करेगा। मतलब मेंटल स्किल्स तो उसकी इन्हांस होगी, बट उसकी इन्हांस तभी होगी अगर आप उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाओगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू वो अपनी मेंटल मैथ्स परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसको बोलूँगी कि ये 2 टॉफीज़ है, ये क्या है, ये 2 टॉफीज़ है, प्लस अगर और 2 टॉफीज़ है आपके पास तो इसको प्लस कीजिए, तो वो बहुत इजीली कर देगा, बोल देगा मैम आंसर 4 है। बट यही चीज़ अगर मैं उसको सिंबल्स के थ्रू बोलूँगी करने, या उसको इमेजिन करने के लिए बोलूँगी, तो यहाँ पर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये क्या है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है।
सो नेक्स्ट है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये कब आएगी? आपकी 12 से 18 साल तक आएगी। इसमें क्या होगा, बच्चे को अब कोई फिगर्स की ज़रूरत नहीं है, सिंबल्स की ज़रूरत नहीं है। अब उसको क्या चाहिए, उसको अब सिर्फ आप इमेजिन करने के लिए बोलोगे तो वो उसको इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकता है अपनी प्रॉब्लम्स। ये क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली स्टेज है। यंग एज भी इसी एज को बोला जाता है, आपको पता है एडोलेसेंस एज है ये आपकी। देन आपकी एडोलेसेंट, इसमें आपका ईगोसेंट्रिज्म भी आ जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि बच्चा इस टाइम कैसा होता है, आपको पता है एडोलेसेंस में बच्चा कैसा होता है, हर चीज़ उसको चाहिए कि उसके अराउंड ही इवॉल्व होती है, रिवॉल्व होती है। उसको चाहिए कि उसको ऐसा लगता है सब उसको ही देख रहे हैं, सब उसको ही नोटिस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ईगोसेंट्रिज्म में आ जाती हैं। यहाँ पर उसकी डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि वो क्या करेगा, अब रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाने लग जाएगा। कोई भी रूल है उससे वो एग्जाम्पल्स समझने लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई लॉ बनाया गया है, अब जैसे ऑब्वियसली बात है कोरोना टाइम में हमारा कर्फ्यू लगा था, तो कर्फ्यू में क्या होता है, आप कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो बच्चे ने क्या किया, अब इस टाइम पे उसको रूल तो पता था, लाइफ में उसको ये रूल तो पता था कि उसने सोशल स्टडीज़ में ये पढ़ा था कि जब ऐसे सा कर्फ्यू लगता है तो कोई कहीं नहीं जा सकता। बट अब उसने क्या किया, उस चीज़ को कहाँ, इस सिचुएशन के साथ मैच किया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका आता है क्रिएटिविटी भी होती है। आपकी जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी आ जाती है, बच्चे में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है बच्चा। ठीक है, एंड आपकी आइडेंटिटी एज है कि आइडेंटिटी बनाने की एज हो जाती है उसकी। और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग की एज है आपकी। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड आपकी ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है, हम ये बाद में डिटेल में समझेंगे। अब एक बात करते हैं, पियाजे ने 4 फैक्टर्स के बारे में बात की थी अपनी थ्योरी में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पियाजे ने किस फैक्टर के बारे में बात नहीं की थी। तो आपको ये 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो इसमें पियाजे ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। वैसे तो पियाजे ने जो आपका है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सोशल जो आपका ये होता है इंटरेक्शन होता है, इसको भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। बट उन्होंने फिर भी लैंग्वेज से ज़्यादा थोड़ी इम्पोर्टेंस दी थी। पियाजे ये मानते थे कि लैंग्वेज कोई रोल नहीं प्ले करती है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर एज आपके वाइगॉट्स्की ये मानते थे कि लैंग्वेज बहुत की रोल प्ले करती है। हमने ये चीज़ समझ ली थी। एंड उसमें हमने ये भी समझा था कि आपकी प्राइवेट स्पीच क्या होती है, देन आपका वो क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होती है, देन इनर स्पीच क्या होती है, साइलेंट स्पीच क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने उसमें समझ ली थी। बट यहाँ पर पियाजे ने कोई रोल नहीं दिया था लैंग्वेज को। तो उन्होंने किन फैक्टर्स के बारे में, एक्टिविटी की, बाय डूइंग एक्टिविटी बच्चा सीखता है। फिर सेकेंड मेच्योरिटी से भी बच्चा जितना मेच्योर होता जाएगा उतना वो सीखता जाएगा, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी। एंड फिर उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को वैल्यू दी थी। फिर एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है, उस चीज़ को उन्होंने बैलेंस दी थी। अब हम टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे स्कीमा की बात कर लेते हैं। स्कीमा क्या होती है, स्मॉल पॉकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और हम इन स्कीमास की वजह से क्या करता है, इन्फेंट लर्न करता है, एडजस्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको इन स्कीमास को ऑर्गेनाइज करना है। फिर एसिमिलेशन क्या है आपका, जो आपने ब्रॉडनिंग करनी है। ठीक है, एग्जिस्टिंग स्कीमास की इनटू न्यू इन्फॉर्मेशन। अकोमोडेशन क्या है, मॉडिफाई करना है अपने किसी भी जो एडजस्ट करना है अपनी न्यू नॉलेज को जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में थी, ये मैंने आपको समझा दिया है। इक्विलिब्रिएशन क्या है, आपका बैलेंस बनाना है अपनी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में। अब आपकी प्रोसेस है एसिमिलेशन है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपके पास सपोज कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन में आपको ये बोला गया है, सपोज आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि एक बच्चा है। ठीक है, उसको क्या बोला है, उसको ये बोला है कि उसको सारे एनिमल्स के बारे में पता है। ठीक है, एनिमल्स के बारे में पता है। उसने क्या देखा, एक एनिमल देखा, डॉग देखा है। इसका मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए। उसने डॉग देखा, उसको लगा कि जितने भी 4 लेग्ड एनिमल है वो घर पे रह सकते हैं। उसने डॉग को घर पे देखा, इसलिए उसको ये लगा। फिर उसने एक दिन क्या कर लिया, टीवी में उसने लायन को देख लिया। ठीक है, इसने ये जो उसके थॉट थी कि 4 लेग्ड का कोई भी एनिमल है उसको हम घर पे रख सकते हैं, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, उसको एक बैलेंस बन गया उसकी नॉलेज के बीच में। ठीक है, एक बैलेंस बन गया। फिर क्या हुई, एक न्यू सिचुएशन आई। न्यू सिचुएशन में मतलब उसको क्या मिला, उसको लायन देखने को मिला टीवी पे। उसने अब वो अपनी मम्मा से जिद करने लगे कि मम्मा लायन को घर पे लाके डोमेस्टिकेट करते हैं। फिर क्या हो गया, उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि हम लायन को घर पे नहीं रख सकते क्योंकि वो तो जंगल में रहता है एंड दैट इज़ अ हार्मफुल एनिमल। ठीक है, मगु खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब बच्चे के दिमाग में क्या हो गया, एक डिसबैलेंस बन गया। उसको तो ये लगा था कि जितने भी एनिमल्स हैं
4 लेग के, उनको हम घर पे रख सकते हैं, बट मम्मा ने बोल दिया अब तो नहीं रख सकते। फिर उन्होंने क्या किया, उसको समझ आ गया कि कुछ एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। ये क्या किया उसने, अपने दिमाग में उसने उस स्कीमा को, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था आपकी, ठीक है, उसमें एसिमिलेशन की। अब उसको इम्प्लीमेंट करने लग गया, तो अकोमोडेट कर दिया उसने अकोमोडेट कर दिया कि हाँ हम कुछ एनिमल्स को घर पे नहीं रख सकते। तो ये क्या है, आपकी इक्विलिब्रेशन है, एक बैलेंस बन गया उसकी थॉट में। जो उसकी प्रीवियस नॉलेज थी और अब की नॉलेज थी, उसने वो चीज़ एग्जिस्ट कर ली। अब स्कीमा क्या है आपका, अब इससे क्या बन गया, आपका न्यू स्कीमा बन गया। अब इस न्यू स्कीमा में आगे फर्दर कोई और सिचुएशन आएगी तो इसमें आप कुछ नई चीज़ फिट करोगे, फिर उसके बाद इसमें फिर न्यू सिचुएशन आएगी तो वहाँ से चेंज होगा, वैसे वैसे करके ये पूरी प्रोसेस चलती है। एंड आपकी ये स्टेजेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगर आपको डिटेल में समझनी है ये चीज़ तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो मेरा चैनल है उस पर आपको इसकी प्याजे की जो वीडियो है वो पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। अब मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या है आपकी, जो है क्या होती है, जो भी एबिलिटी है आपकी किसी भी चीज़ को याद करने की, रिमेंबर करने की थिंग्स को, ठीक है, वो आपकी मेमोरी है। अब आपका प्रोसीजर क्या है या स्टेजेस ऑफ मेमोरी कैसे होती है, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कैसे दिमाग तक जाती है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ से, आपके सेंस ऑर्गन से कहीं से भी वो क्या जाएगी, आपके ब्रेन तक रीच करेगी, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा, ठीक है, एक्वायर करेगा, उसको ग्रहण करेगा ब्रेन उस चीज़ को। वो कैसे, आपकी विजुअल भी हो सकती है, ऑडिटरी भी हो सकती है, बाय फीलिंग भी हो सकती है। आपने कुछ चीज़ भी आपने जो प्रोसेस की है वो कैसे आपके दिमाग में वो चीज़ कैसे बैठी है, एक्वायर कैसे की है, वो आपकी इनकोडिंग है। इनकोडिंग के बाद क्या होगी, स्टोरेज होगी। वो आपके दिमाग में उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा, आपके ब्रेन में उसको स्टोर करने की कोशिश करेगा। स्टोर के बाद क्या होगा, उसको रिटेन करेगा, ठीक है, उसको वहाँ पर रिटेन करेगा, मतलब उसको वहाँ पर रखेगा, उसको बार बार रिकॉल करता रहे, और उसके बाद रिटेन करने के बाद रिकॉल करेगा, ठीक है। रिकॉल या रिट्रीवल मतलब कि आपको जब उस चीज़ की नीड होगी उसको वो वापस अपने अनकॉन्शियस माइंड से आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी। अब मेमोरी क्या होती है, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। आपकी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो आपकी सेंसरी मेमोरी है वो क्या है, जो आपके इन्फॉर्मेशन जो भी आपने परसीव की है वो क्या है, थ्रू सेंसेस आपने परसीव की है। कोई भी जो आपने वो की है इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास आई है वो थ्रू सेंस ऑर्गन आई है, ठीक है। और ये जो है ये लेस देन 1 सेकेंड आपके पास रहती है, आपके दिमाग में वो चीज़ लेस देन 1 सेकेंड होती है। वैसे एकदम से वो कहाँ भेज देती है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सी चीज़ जाएगी, जिसमें आपने अटेंशन फोकस किया, ठीक है, आपका ध्यान जहाँ पे गया, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा, ठीक है, आपका अटेंशन जाएगा जहाँ पर आपका, तो वहाँ पर क्या होगी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस टाइम आपका अटेंशन कहाँ है, देखो आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी, बट आपका अटेंशन कहाँ है, आपका फ़ोन स्क्रीन्स पे अटेंशन है और मेरी आवाज़ पे अटेंशन है। तो वो क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है। और ये कब तक रहेगी, लेस देन 1 मिनट तक आपके दिमाग में रहेगी। अब आपको इस अटेंशन को अगर परमानेंट बनाना है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हो इस टाइम, अगर आपको उस चीज़ को अपने एग्ज़ाम तक उसको अपने दिमाग में रखना है या लाइफ टाइम अपने दिमाग में रखना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको, अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाना है तो आपको उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा बार बार। जो मैंने पढ़ा है आपको उसको बार बार आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन क्या चीज़ें कितने टाइम तक रहती है, आपकी लाइफ टाइम रहती है। अब आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जिबिट एंड इम्प्लीसिट। एग्जिबिट एंड योर इम्प्लीसिट। तो आपकी जो ये होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेक्लरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है, डेक्लरेटिव मेमोरी। तो इसमें क्या होता है, आपकी ये जो मेमोरी होती है ये आपकी कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। आपको कॉन्शियस जो आप खुद जानबूझ के करते हैं, ठीक है। अब मतलब आपको अब पढ़ते हो, आप कोई फैक्ट्स हो गया, आपने उसको जानबूझ कर रखना है क्योंकि आपको उसको अपने मेमोरी में रिटेन करना है कि ये मेरे एग्जाम में आएगा, इसलिए मुझे ये चीज़ लर्न करनी है,
ठीक है। आप जो तो आपकी एग्जिक्यूट जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपकी कॉन्शियस माइंड की मेमोरी होती है। आप जान जान के उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि वो आपके दिमाग में रिटेन रहे, ठीक है। और ये फर्दर आपके दो टाइप्स में है, आपकी एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, ठीक है। एपिसोडिक मतलब एपिसोड्स, आपके इवेंट्स, लाइफ के जो इवेंट्स हैं उसमें हो रही है आपकी ये मेमोरी, क्या है, एपिसोडिक मेमोरी है। इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं आपके, जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, कहीं वेकेशंस पे गए हो, तो वो क्या है, आपकी एक एपिसोडिक मेमोरी है। आपको वो इवेंट याद है कि आप वहाँ पे गए थे, आपने कोई फंक्शन परफॉर्म किया था या आपको कोई अवार्ड मिला था, वो सारी क्या है, इवेंट्स है आपके लाइफ के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंटिक मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी मतलब आपके जितने भी फैक्ट्स है, आपकी वोकैबुलरी है, ये सारी क्या आएगी आपकी, इसमें आएगी वो सारी, ठीक है, जो चीज़ें आपने लर्न की है। कि इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है, आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। मतलब आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी ऐसी होती है, पहले तो वो कॉन्शियस ही होती है, आपने कुछ भी सीखा है वो कॉन्शियस माइंड में सीखा है, बट उसके बाद वो ऐसी आपके दिमाग में बस चुकी है क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है आपकी, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस माइंड तक चली गई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, ठीक है, जब आप ड्राइविंग सीखते हो तब तो आपको बताते हैं कि आपको अब ब्रेक मारनी है, अब आपको क्लच देना है, अब आपको एक्सलरेट करना है, यहाँ पर आपको अपनी, जब आप टर्न्स पे आते हो तब आपको एक्सलरेशन कम देना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो क्या है, आप उस टाइम सीख रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, बट वही जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या कर देते हो, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड तक बार बार उसको रिकॉल करते रहोगे, बार बार आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे, उससे क्या होगा, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। जब वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर आप जब ड्राइविंग करोगे उस टाइम, तो आपको कोई नहीं बोलता कि अब ब्रेक मारो, अब स्लो करो, अब ये करो, तो उस टाइम क्या, ऑटोमेटिकली वो खुद हो रहा होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो खुद हो रहा होता है। तो ये आपकी जो अनकॉन्शियस मेमोरी है उसको हम प्रोसीजरल मेमोरी भी बोलते हैं। ये किस चीज़ में, आपके किसी भी स्किल में या टास्क में यूज़ होती है, ठीक है। तो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती हैं, वो क्या होती है, आपकी जो पर्सनल लाइफ पे बिल्डअप होती है आपके, ठीक है, और आपकी सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। ऑटोबायोग्राफी जो होती है, आपकी बुक्स होती है, वो क्या होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। तो वैसे ही आपकी जो ये एपिसोडिक मेमोरी जो है, आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आप किसी और के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप कोई स्कूल की मेमोरी याद कर रहे हो, उसमें आपका मेन फोकस आपके फ्रेंड्स पे भी हो सकता है कि उसने ऐसा किया था, ठीक है, उस टाइम ऐसा हुआ था। मतलब आप सिर्फ अपने बारे में एपिसोडिक मेमोरी में बात नहीं करते, एपिसोडिक में ऑन दी होल बात करते हो आप किसी भी इवेंट के बारे में, बट जो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल जो मेमोरी होती है वो सिर्फ आपसे रिलेटेड होती है कि मैंने ऐसा किया था, ठीक है, मेरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ था। ये होती है आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। नेक्स्ट है आपकी पैसिव मेमोरी। पैसिव मेमोरी क्या होती है, आपको जो आप बिना एफर्ट लगाए रिकॉल कर सकते हो। अगर आपको, ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो आपको आपका स्कूल का जो रास्ता है वो आपको याद नहीं करना पड़ता कि अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है, वो क्या है, आपको आपकी पैसिव मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो चुकी है, आप उसके लिए एफर्ट नहीं करना है। आप कहीं अपने किसी रिलेटिव के घर जाते हो, बेशक आप साल में एक बार जा रहे हो, बट आपको वो चीज़, रास्ता वहाँ का याद है, आपको कोई उसमें रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी एक्टिव मेमोरी क्या होती है, जिसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है रिकॉल करने के लिए। लाइक जब आप एग्ज़ाम्स देते हो, जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको सब कुछ आपको याद, यार मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज़ क्या थी, इसका आंसर क्या था, तो वो क्या है, आपकी एक्टिव मेमोरी है कि आपको उसको लिए एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं उसको रिकॉल करने के लिए। तो ये थी आपकी मेमोरी, आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर किसी का भी अपने साथ, या वो किसी भी आपके फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी के साथ भी एक बिहेवियर जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है आपका, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। अब पर्सनालिटी की दो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पर लिखी है, या आपसे जैसे कई बार पूछी जाती है किसने ये डेफिनेशंस दी थी, तो वाटसन ने क्या दिया था आपको, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल
इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनालिटी क्या होती है, हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में और उसको कोई ऑब्जर्व करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, कोई एक दिन की बात नहीं है, पर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम तक जब कोई उसको वो करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसको क्या बोल देते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप हर किसी के साथ बात नहीं करते हो, आप अपनी ही जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो उसके बाद उसने आपको क्या बोला, इंट्रोवर्ट बोला, ठीक है। हर किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते हो, आपको टाइम लगता है सोसाइटी में एडजस्ट करने में, आप तो वो सारी चीज़ें क्या है, किसी ने आपको ऑब्जर्व किया है, उसके बाद आपको वो पर्सनैलिटी गिफ्ट की है, ठीक है, एज अ लेबल आपको दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने क्या दिया है, पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट्स टू हिज इन्वायरमेंट। तो ये क्या है आपकी, ये किससे बोला था, पर्सनालिटी के बारे में ऑलपोर्ट ने बोला था। अब आपकी पर्सनालिटी ऑन द होल बात करें तो एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, कि पर्सनालिटी चेंज होती रहती है आपकी। आज आप जब आप 5 साल पहले आज से आपकी पर्सनालिटी कुछ और होती, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं 5 साल पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत टाइम लगाती थी मिक्सअप होने में, तो ये चीज़ क्या है, अब मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बात करती हूँ सबसे, तो वो चीज़ क्या है, पर्सनालिटी एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। यूनिक होती है, सबकी पर्सनालिटी यूनिक है, कोई टू इंडिविजुअल सेम नहीं है, सब यूनिक है। और आपका पर्सनालिटी क्या है, कंप्लीट बिहेवियर आपका, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, हर चीज़ को मिक्सअप करके आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, ठीक है। अब हमने जो पर्सनालिटी की बात करी थी, हमने पर्सनालिटी का वो एक पार्ट तो कर लिया है आपका सिगमंड फ्रॉइड वाला, जो आपका साइको एनालिसिस वाला पार्ट था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो वाला। तो आपको पता है इड आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो आपका रियलिटी पे वर्क करता है, सुपर ईगो आपका मिलारिटी पे, आपके मॉरल वैल्यूज़ पे वर्क करता है, ठीक है। और उसमें आपको एक और चीज़ थी, तो इंस्टेंट थी आपके पास इसमें, तो वो एक क्या थी आपकी, जो आपकी ईड है वो 2 इंस्टेंट पे वर्क करती है, कोई एनर्जी है जो हमको मूव ऑन करती है, हमको लाइफ में जीने का मकसद देती है। तो उसमें क्या है, एक आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट है, एक आपके पास डेथ इंस्टिंक्ट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके टैग में, सो इसको भी मैं यहीं पर इंक्लूड कर देती हूँ अगर मैं वहाँ पर भूल गई हूँ ये बताना, तो ठीक है। ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। अब थ्योरीज की बात करते हैं हम पर्सनालिटी की। तो हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। आपकी पर्सनालिटी की थ्योरी 2 में है, टाइप्स ऑफ अप्रोचेस एक है आपकी, और आपकी ट्रेड्स ऑफ अप्रोच है। इसमें थ्योरी आपकी जो है पर्सनालिटी की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो टाइप्स ऑफ अप्रोच है उसमें आपकी टाइप ऑफ अप्रोच का मतलब है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हो, आप जो बाहर से आपको दिख रहा है, एक्सटर्नली चीज़ जो आपको दिख रही है, आप उसके बेसिस पे आप पर्सनालिटी को क्या कर रहे हो, बेस कर रहे हो, उसकी बेसिस पे आप पर्सनालिटी को एक करेक्टर दे रहे हो किसी आदमी को कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, इसका फिजिक ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्रिटिसिज्म है, आप किसी को देख के थोड़ी बता सकते हो कि किसी की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। वो नेचर पे डिपेंड करता है बंदे के, वो कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो इसमें थ्योरी दी थी वो हिप्पोक्रेट ने दी थी। हिप्पोक्रेट कौन है आपका, फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इन्होंने बात की थी, ऑब्वियसली बात है ये बायोलॉजी साइड से रिलेटेड है आपके। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमारी बॉडी से कुछ फ्लूइड निकलते हैं, 4 टाइप्स के फ्लूइड निकलते हैं, उस बेसिस पे हमारी 4 पर्सनालिटीज़ होती है। फर्स्ट उन्होंने बोला था सेंग्विन होती है, इसमें क्या होता है, बॉडी स्ट्रांग होती है, एनर्जेटिक होती है, कंट्रोल्ड होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये लोग। और इनकी क्या है, ये फ्लूइड क्या है आपका, ब्लड। हार्ट से क्या निकलता है, ये बोलते हैं हार्ट से क्या निकलता है, ब्लड। वो फ्लूइड क्या करता है, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करवाता है।
ठीक है। ये वैसे ये पूछते नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो ओल्डेस्ट जो आपकी थ्योरी दी थी किसने दी थी आपकी, इसमें आपके क्या बोलते हैं पर्सनालिटी में, आपके टाइप्स ऑफ अप्रोचेस में, तो हिपोक्रेट ने दी थी। आपको सिर्फ इतना पूछता है। नेक्स्ट उन्होंने बोला मेनोक्लॉनिक कुछ नामक चीज़ है, फ्लूइड है, वो क्या है, ब्लैक फ्लूइड निकलता है आपका, एंड वो क्या है आपका इमोशनली एंड बॉडली आपको वीक बनाता है, आपको हर चीज़ नेगेटिव आपको नज़र आती है उसमें आपको, ठीक है, नेगेटिव आपकी नज़र आती है आपको। फिर कॉलरिक होता है, ये क्या है आपका येलो बाइल निकलता है जो, ठीक है, और इससे क्या होता है आपकी आपको इमोशनली वीक बनाता है पर बॉडी आपकी स्ट्रांग रहती है, और हम जो इस कैटेगरी में आते हैं वो क्या होते हैं, ईजिली टेम्प्टेड हो जाते हैं। फिर लास्ट वाला उन्होंने बोलता है फेग्लोमेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी उनकी वीक होती है, और लेजी टाइप के बोल सकते हैं हम इनको, ये लेजी टाइप के होते हैं पर्सन्स, ठीक है। इसमें इन्होंने फर्स्ट थ्योरी में ये बात की थी। नेक्स्ट जो थ्योरी थी वो कार्ल यंग ने दी थी। इसमें आपका साइलेंट रहेगा। तो उन्होंने क्या बोला था कि दो पर्सनालिटीज़ होती है आपकी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा अपने ओपिनियन सबके सामने रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं आपके, और कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड सबके साथ घुल मिल जाते हैं। साथ में आपका इंट्रोवर्ट क्या होता है कि जो बोलने से पहले बहुत सोचता है, ठीक है, बोलने से पहले बहुत सोचता है, और अपने आप को बहुत कम एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सप्रेस कहाँ कर पाता है, वो सिर्फ अपने जो नोन है, जो अपना सर्कल है, उस पर ही कर सकता है। अगर उसको किसी थर्ड पर्सन से बात करने को बोले तो वो बहुत कम बात करेगा, बहुत कम इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सोशली भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, साइलेंट रहते हैं बहुत, ठीक है। सिर्फ उनके सामने बोलेंगे ये लोग जो जिनको ये जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बॉन्ड जिनके साथ इन्होंने फॉर्म किया होता है। तो आपके एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये वाली किसने दी थी आपकी, कार्ल यंग ने दी थी, ठीक है। फिर लास्ट है थर्ड है आपकी शेल्डन ने दी थी। शेल्डन ने क्या बोले थी आपकी, एंडोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। ये जो तीनों जो ये आपकी पांचों जो आपकी दी गई है, ये आपके सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर देख के दी गई है आपको, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला था कि आपके पास क्या एंडोमॉर्फी क्या होती है। एंडोमॉर्फी मतलब इनके पास क्या होगा, जो गोलू मोलू से पर्सन होते हैं, आपके मोटे से पर्सन होते हैं, उनके लिए बोला गया है ये, कि जिनका स्टमक बहुत दिखता है, एंड ये क्या करते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनका पर्सनालिटी कैसी होती है, कि ये क्या करते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को बहुत ईजिली लेते हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेते ज़्यादा किसी चीज़ की। सोशल भी बहुत एक्टिव रहते हैं, ये अफेक्शनेट होते हैं ये लोग। तो इन्होंने ऐसा बोला था। फिर मीजोमॉर्फी के बारे में बात की थी। मीजोमॉर्फी मतलब बीच के, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने काम करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और एडवेंचर्स में बहुत ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करते हैं। फिर नेक्स्ट बात की थी एक्टोमॉर्फी की। एक्टोमॉर्फी मतलब जो बहुत ज़्यादा वीक है, फ्रजाइल है, लीन है, थिन है, उनके बारे में। तो इन्होंने बोला था कि ये लोग क्या होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, पेस्टिमिस्ट होते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं ये, और ये ज़्यादा सोशली एक्टिव भी नहीं रहते, अकेला ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट बात करती है कैचनर की। कैचनर ने बोला था कि एक फर्स्ट होता है इनका, ये और जो आपकी ये शेल्डन वाली थ्योरी है, ये दोनों सेम है। इन्होंने भी 3 टाइप की पर्सनालिटी दी थी, बस नाम चेंज कर दिया इन्होंने थोड़ा सा। इन्होंने बोला था इसमें आपके पिकनिक वाले कौन से होते हैं, फैट टाइप के लोग होते हैं, आपके सोशल होते हैं, हेल्पिंग होती हैं। नेक्स्ट उन्होंने एथलेटिक बात की थी, मतलब हेल्दी होते हैं, बैलेंस होता है इनके मसल्स एंड बोन्स में, ठीक है। ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो जिम जाते हैं, ठीक, अपनी पर्सनालिटी मतलब बॉडी वाइज, फिजिक्स वाइज अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। इन्होंने बोला था ऐसे लोग क्या होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, और हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट एस्थेनिक क्या होते हैं, इन्होंने बोला था ये थिन, जो बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं, टॉल होते हैं, लीन होते हैं, वो लोग इसमें आते हैं। और ये सेम जैसे आपका एक्टोमॉर्फी में था वैसा ही होगा यहाँ पर भी, कि ये लोग क्या होते हैं, शाय होते हैं, हर चीज़ नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेडमैन एंड रोजमैन की। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने
4 टाइप्स दिए थे आपको पर्सनालिटी के, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। ए बी सी डी टाइप भी बोलते हैं इनकी थ्योरी को। तो इन्होंने क्या बोला था, ए टाइप के लोग कौन से होते हैं, जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, पेशेंस इनमें कम होता है, इनको हमेशा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है और हर चीज़ में बहुत जल्दी करना होता है, इनको जल्दी जल्दी करना इनको, और उनको ऐसा लगता है कि इनका वर्क जो है मतलब बर्डन है, इनके पास वर्क बहुत सारा काम है इनके पास करने के लिए। और ये लोग क्या होता है, डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा लेके रखेंगे तो डिप्रेशन भी एक इनका वो होगा, और इनको हार्ट डिजीजेस भी बहुत इजीली प्रोन होते हैं, ये इन्होंने ऐसा बोला था। नेक्स्ट अब इन्होंने टाइप बी की बात की थी। टाइप बी में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट आपका टाइप ए का, मतलब इसमें लो मोटिवेशन होगी, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगी, टाइम इनको लगेगा हमारे पास टाइम ही टाइम है, आराम से हम सारा काम कर सकते हैं। फिर इनको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होगी, काम का इनको कोई परवाह नहीं होगी कि करना है कि नहीं करना है। तो ये कैसे है, आपके खुश दिमाग लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आपके टाइप सी के लोग, इसमें आएंगे आपके, इसमें क्या है, जो लोग कॉपरेट करते हैं, पेशेंस लेवल जिनमें होता है, सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो फिर भी वो गुस्सा नहीं दिखा पाते या बोल नहीं पाते किसी को कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जेलिसी भी हो रही होगी तो भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या करेंगे, अपने अंदर सप्रेस करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग आपके टाइप सी में आते हैं, ऐसा आपके फ्रेडमैन एंड रोजमैन ने बोला था। नेक्स्ट आपके टाइप डी है, जो टाइप डी है वो ऑपोजिट है आपके टोटली किससे, टाइप सी से। तो टाइप डी में कैसे आएंगे लोग, टाइप डी में ऐसे आएंगे लोग जो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते होंगे, ठीक है, अपने इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, गुस्सा करना है थोड़ा सा करना है तो उससे ज़्यादा गुस्सा करेंगे वो लोग, ठीक है, पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑपोजिट जैसे आपको मैंने टाइप सी का बताया, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, टाइप डी होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी अप्रोच थ्योरी, मतलब आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड थ्योरीज पर्सनालिटी की। बट ये चीज़ कुछ खास काम नहीं है, इसमें आपको क्रिटिसिज्म ही मिला, कि ऑब्वियस सी बात है, कोई किसी को देख के आप उसकी पर्सनालिटी कैसे जज कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा अनुमान आप ज़रूर लगा सकते हो, बट टोटली आप उसको, अगर कोई मोटा है तो ऐसा होगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ट्रेट थ्योरीज। ट्रेट थ्योरीज मतलब इसमें आपकी क्या होगी, आपके इसमें आपके जो आपका क्या है, इंटरनल प्रोसेसेस है, आपकी इंटरनल आपके अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है उसके बेसिस पे, ठीक है, आपका नेचर कैसा है उस चीज़ को बिल्डअप करके ये थ्योरीज बनाई गई है। तो फर्स्ट इसमें 2 ही थ्योरीज है आपकी, एक है आपकी ऑलपॉट की थ्योरी, उन्होंने बोला था कि हमारे पास, इनके पास इन्होंने 3 पर्सनालिटीज दी थी, एक आपकी कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स दिए थे इन्होंने। तो उसमें क्या बोला था इन्होंने, कार्डिनल क्या होता है आपका, कार्डिनल में आपका वो आएगा जैसे कि आपका जो कार्डिनल है वो क्या है, आपका मास्टर ट्रेड है, ठीक है, ऐसा ट्रेड है जो आपकी लिमिटेड फीचर्स है जो आपकी पर्सनालिटी में, लाइक आपका जैसे जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हो, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप जाने जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा की हम बात करते हैं अगर, या महात्मा गांधी की बात करते हैं, या सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, तो ये क्या है, किस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाने जाते हैं ना, मास्टर ट्रेड है इनकी, कि सचिन तेंदुलकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या है, इनका मास्टर ट्रेड है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड इनको जानती है। नेक्स्ट है आपके सेंट्रल ट्रेड्स, मतलब आपकी जनरल ट्रेड्स, अब ऑनेस्टी हो गया, लॉयल्टी हो गया, जो भी है ये क्या है आपका, ये क्या है, आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये आपकी जनरल ट्रेड्स है। ऑब्वियस सी बात है, हर तीसरे इंसान में आपको ऑनेस्टी मिलेगी, लॉयल्टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और आपकी जो ये बिल्डिंग, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी क्या होती है, आपकी जो कार्डिनल पर्सनल ट्रेड है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी, नेक्स्ट आपका है थर्ड, हाँ, नेक्स्ट आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी में क्या आएगा आपका, कि आपके जो ट्रेड्स सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब आपको गुस्सा करना है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो स्टार्टिंग से गुस्सा आ रहा था अभी तक गुस्सा आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको किसी चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक सिचुएशंस में आपको वो चीज़ दिखाई देगी। हाँ ठीक है, अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ,
तो मुझे इस टाइम गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पढ़ा रही हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर आप मुझे पढ़ाते पढ़ाते कोई डिस्टर्ब कर देगा तो एकदम से मुझे क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, वो क्या है, सिचुएशन स्पेसिफिक है। तो क्या आपके जो सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं वो आपके सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये थी आपकी ऑलपोर्ट की थ्योरी। नेक्स्ट है आपके कैटल की थ्योरी। कैटल में आपने क्या किया था, उन्होंने आपको 16 क्या दिए थे, आपके पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए थे। उन्होंने आपको कंपेयर किया था उन्होंने पर्सनालिटी को, कि ऐसा सोशल, सोशल वाले, अनसोशल वाले, देन योर जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ऐसे ऐसे इन्होंने 16 पर्सनालिटी के फैक्टर्स लिए थे। और इन्होंने डिवाइड किया था अपनी थ्योरी को 2 पार्ट्स में। ठीक है, अपने मतलब 2 कैरेक्टर्स दिए थे इन्होंने, थ्योरी को डिवाइड नहीं किया था, 2 कैरेक्टर्स दिए थे इन्होंने। एक इन्होंने बोला था कि आपके पास एक सरफेस ट्रेड होता है, एक आपके पास सोर्स ट्रेड होता है। सरफेस ट्रेड क्या है कि जो हमारे को दिखाई दे रहा है, मैं बोलूँगी इसकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, वो चीज़ क्या है, बाहर दिखाई दे रही है। या अब मैं बोलूँगी इसकी पर्सनालिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है। ये द पर्सन नेम्ड ए, इसकी पर्सनालिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है। ठीक है, अब इस सरफेस ट्रेट क्या होगा इसमें, कि वो इंट्रोवर्ट है। बट जो सोर्स ट्रेट है, सोर्स ट्रेट क्या है कि जिसकी वजह से वो ऐसा बना है, जो सरफेस ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है वो किस वजह से, आपके सोर्स ट्रेट, सोर्स से समझ आ रहा है ना कि सोर्स है ये, जिसकी वजह से वो वैसा बना है। तो अब मैं बोलूँगी कि जो पर्सन ए है वो क्या है, इंट्रोवर्ट है, वो इसका सरफेस ट्रेट हुआ। अब उसका सोर्स ट्रेट क्या हुआ, कि इसके साथ क्या हुआ, जब ये छोटा था तब ये पब्लिक स्पीकिंग इसने की थी, तो उसके ऊपर लोग हंसे थे, या इसके क्लासमेट्स ने इसका मजाक बनाया था, उस वजह से इसके जो दिमाग है उसमें एक डर बैठ गया है कि सब मुझ पे हंसेंगे, इसकी वजह से अभी ये सबके सामने बोलता नहीं है। तो वो क्या हुआ, एक सोर्स ट्रेड हुआ, कि जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी सरफेस ट्रेड, एक उसकी पर्सनालिटी बन गई, वो डरने लग गया अब पब्लिक से। ठीक है, तो ये आपका सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट की। पर्सनालिटी टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं आपके। सब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, प्रोजेक्टिव हो सकते हैं, साइको एनालिटिक हो सकते हैं। सब्जेक्टिव में आप इंटरव्यू मेथड जो आपका होता है वो क्या है, आपका एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उस हिसाब से आपको वो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। हम ऑब्वियसली जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लाइक आपको ऐसे लिखने को बोलता है कोई, ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखने को कोई बोल रहा है, कोई टीचर आपको ऐसे लिखने, तो टीचर उससे क्या, ऑब्वियसली बात है, वो सिर्फ आपकी जो दिमाग में आपकी सोच है, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उनको वो जज करना चाहता है। आपकी पर्सनालिटी आपके थिंकिंग प्रोसेस से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव मेथड में आपका क्वेश्चनरी मेथड आएगा, इन्वेंट्री मेथड आएगा आपका, इसमें कैटल जो PF16 वाला जो होता है वो भी आता है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टिव मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका रोहाच जो है इंक ब्लॉट टेस्ट है वो इसमें होता है। इसमें क्या होता है, आपको क्या किया जाता है, इसमें आपके पास 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 5 आपके पास ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 5 आपके पास कलर्ड होते हैं। आप जैसे कार्ड्स को सिलेक्ट करते हो उस बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी बताई जाती है। ठीक है, आपके वो कैरेट कौन से कार्ड्स होते हैं, एक और कार्ड्स होते हैं ये जो आपके ये एस्ट्रोलॉजर्स भी फॉलो करते हैं, तो आपको वो कार्ड सेलेक्ट करने को बोलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कि आपकी पर्सनालिटी ऐसे है या आपके साथ ऐसा होगा। वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी बेस्ड, आपकी थिंकिंग बेस्ड। कई बार आपने ये सोशल मीडिया साइट्स पे भी देखा होगा कि एक पिक्चर होती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होती है और उसमें आपसे ये पूछा गया तो आपको फर्स्ट क्या दिखा है, फिर उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी नीचे लिखी होती है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ऐसी है। तो वो सारी क्या है कि आपका ये इंक ब्लॉट टेस्ट में आता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी भी, TAT बोलते हैं इसको। ये पूछा गया था, ये हेनरी मुर्रे ने किया था, आपका दिया था ये आपको। ठीक है, थीमेटिक टेस्ट। नेक्स्ट है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। जैसे आपको दिया जाता है जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्टोरी राइटिंग वाला जो दिया जाता है, स्टोरी का क्या दिया जाता है आपको, स्टार्टिंग का कुछ चीज़ें दी जाती है आपको, ठीक है, कुछ भी दिया जाएगा कि उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया होता है स्टार्टिंग में, आपको इस पे क्या करना है, स्टोरी बनानी है। नेक्स्ट तो ये था आपका इसमें
ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट, मतलब आपको कुछ पिक्चर दी होगी क्लाउड लाइक, उससे आपको क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो वो बताना है। लास्ट वाला है इसमें आपका साइको एनालिटिक मेथड। इसमें क्या है आपका ड्रीम एनालिसिस, कि इसमें आपका जो सिगमंड फ्रॉइड थे, आपके जो फादर थे साइको एनालिसिस के, उन्होंने क्या किया था, ड्रीम्स के ऊपर एनालाइसिस किया था कि ड्रीम्स कैसी आती है, आपको क्यों आती है, और वहाँ से आपकी जो ये था आपका अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन है, जो आप बता नहीं सकते हो वो चीज़, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ चुकी है, उसकी वजह से आपको वैसी ड्रीम्स आती है। तो उन्होंने उस पर वर्कआउट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट की। वो क्या होते हैं आपकी, इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकते हैं, ग्रुप टेस्ट भी होता है। इंटेलिजेंस का इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकता है, ग्रुप टेस्ट भी हो सकता है। तो ठीक है, इसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल, ये चीज़ ज़्यादा पूछी नहीं जाती, तो इस पर आप इस पर खुद बार नज़र डाल सकते हो। नेक्स्ट इज योर इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है आपकी, इसमें आपको इससे आपको हमेशा क्वेश्चन आता है। एंड इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो आपको एजुकेशन ये होती है कि आपको हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, क्रीड, जो भी है, रिलीजन है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, इररिस्पेक्टिव उन सबको छोड़ के क्या करना है, एक सेम रूफ के अंडर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन ये बोलती है। मतलब सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, कि आपको किसी को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि नेचर, मदर अर्थ भी किसी को डिवाइड नहीं करती, वो सबको, ठीक है, कोई अंधा है उसको भी यहीं पर दे रही है, कोई एनिमल है उसको भी अपने पे रहने का वो दे रही है, हर चीज़ उसको नर्चर कर रही है वो। तो हम एज ह्यूमन बींग्स किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ऐसा है, इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाना हमने, या इसको हम अपने साथ नहीं बिठाएंगे, इसको कम सुनाई देता है, या इसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक क्लास में हर टाइप के स्टूडेंट को कोऑपरेट करना है, के साथ कोऑपरेट करना है, ठीक है। एजुकेशन अंडर द सेम रूफ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज, मेंटल एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, कुछ भी अलग हो सकता है। हमने बात की थी ना इसमें कि डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है, पढ़ा है ना हमेशा से ये चीज़। तो आपको क्या करना है, एज अ टीचर भी आपको डाइवर्स क्लास को एज अ कोई हिंड्रेंस नहीं वर्क करना चाहिए, एज अ आपको पॉजिटिव पॉइंट लेना है, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बात करते हैं हम क्रिएटिव चाइल्ड की। आपके पास कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, गिफ्टेड हो सकते हैं, बैकवर्ड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, नॉर्मल चाइल्ड भी हो सकता है। तो आपकी क्लास में ये सारे बच्चे हो सकते हैं इन इंक्लूसिव स्कूल। तो बात करते हैं इनके गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो गिफ्टेड चाइल्ड क्या होता है, इनको आपने क्या करना है, इनको आपको एक ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करवाना है कि इनको, आपसे तो कल भी क्वेश्चन आया था, शायद से आर्ट्स वाले में आया था ये क्वेश्चन, कि बच्चे को क्या करना है, गिफ्टेड चाइल्ड को ऐसा एटमोसफेयर प्रोवाइड करवाना है कि वो क्या हो, उनको बोर ना हो वो क्लास में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है गिफ्टेड चाइल्ड का IQ क्या होगा, अबव 140 होगा, तो वो उनका जो नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा अपने क्लास के बच्चों के हिसाब से। तो वो क्या, अगर आप उनको अगर नॉर्मल, सपोज आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो उनसे, तो वो उनके लिए बहुत ईजी होगी। तो आपको क्या करना है, ये नहीं करना है कि आप दूसरे बच्चों को पढ़ा लो, आपको उनको कुछ, उनके लिए स्पेशली कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, कि इंडिविजुअल की बात हो रही है वहाँ पे, कि वो बोर ना फील करे क्लास में, उनको ऐसा ना लगे कि यार ये सब कुछ तो मुझे आता है, मैं क्या करूँ, या ये टीचर ही बेकार है, ऐसा नहीं उनको फील करवाना है। उनको क्या फील करवाना है कि आप, ये आपको आता है तो आप ये इस चीज़ पे वर्कआउट करिए, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवानी है उनसे। और क्या कर सकते हैं आप इनको, ये जो बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ याद रखना है, हाईली सेंसिटिव होते हैं। इसलिए अगर आप इनको ये फील करवाओगे कि तुम्हें तो सब कुछ आता है, या आप इस पे इन पे अटेंशन नहीं दोगे, तो इससे क्या होगा, बच्चा डीमोटिवेट होगा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं अपने एकेडमिक्स में। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम एक और बात कर लेते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड की बात कर लेते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड की बात कर लेते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड कोई भी हो सकता है,
क्रिएटिव चाइल्ड क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट्स ऐसा नहीं है, कोई भी जीनियस हो सकता है। ये नहीं है कि उनका IQ जो हो 140 से अबव ही हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं बट उनका IQ मीडियोकर है, नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें आपकी क्या होगा, क्रिएटिव चाइल्ड में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्रिएटिव चाइल्ड में आपको याद रखनी है जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड इसमें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग याद रखनी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, जब आप बच्चों को कलेक्टिवली बैठ के बोलते हो कि कोई आइडियाज सोचो, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दी थी, आपकी F. ऑसबोर्न ने दी थी, ठीक है। ये बात थी। तो अगर हम अब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो क्रिएटिव थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी तो आपकी क्रिएटिविटी इसमें आएगी, मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे आपके पास। डाइवर्जेंट मतलब हर दिशा में सोचना है, ठीक है, हर दिशा में सोचना है। फिर इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड वो मेथड होता है कि आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हो। छोटे बच्चों में ये किया जाता है, पहले आपको बोलते हैं, अगर अब मैं आपको नाउन पढ़ा रही हूँ तो नाउन में क्या करूँगी, मैं पहले बोलूँगी अपना नाम बताइए या किसी प्लेस का नाम बताइए, ये सब कुछ करूँगी। बाद में मैं क्या बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रही हूँ, वो आपकी इंडक्टिव मेथड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड मैंने बता दिया, कलेक्टिवली बैठ के आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर थिंक पे आना है, कोई आइडिया देना है। लेटरल थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग वो होती है आपकी कि आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, जो चीज़ बहुत आराम से हो सकती थी, किसी नॉर्मल जो हर कोई सोच सकता है उस लेवल पे हो सकती है, बट आपने क्या किया, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के क्रिएटिवली उसका एक आंसर दिया या कुछ किया, तो वो सारी क्या है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, सॉरी लेटरल थिंकिंग है। लेटरल थिंकिंग किसने दी थी, आपकी एडवर्ड डी बोनो ने। ये प्लीज़ याद रख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं। इसमें आपकी इमेजिनेशन जो पार होगी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत ज़्यादा होगी। आउट ऑफ द बॉक्स, ये क्वेश्चन आया था, आउट ऑफ द बॉक्स किसको बोलते हैं, कौन सी थिंकिंग होती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, हर चीज़ से हट के सोचना है। फिर डिडक्टिव, सॉरी ओपन एंडेड थिंकिंग भी ये होती है। ओपन एंडेड मतलब मैंने आपको कोई सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन को आप किसी भी एस्पेक्ट में घुमा सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप उसको लेके जा सकते हो। ऐसे लिखते हैं जब हम, तो वो ओपन एंडेड होता है, आप अपने व्यूज़ कहीं से लेके कहीं तक लिख सकते हो। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग की, बात कर लेते हैं। जब हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर ली तो कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है उसका सिंगल सोल्यूशन होता है हमारे पास। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका एक सिंगल सोल्यूशन, क्योंकि हम कन्वर्जेंट थिंकिंग में लॉजिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। एंड लॉजिकली हमेशा ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक में आपके क्या आएगा, जैसे आप ट्रू एंड फॉल्स की बात कर लीजिए, जो ट्रू है वो ट्रू है, जो फॉल्स है वो फॉल्स है, लॉजिक लगाया आपने। इसमें आप ये नहीं लगा सकते बट इफ, क्यों, क्या, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप इसमें, ठीक है। डिडक्टिव थिंकिंग होती है आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब आप रूल से कहाँ तक जाओगे, आप एग्जाम्पल्स तक पहुंचोगे। फिर आपकी क्लोज एंडिंग, क्लोज एंडेड होती है ये, मतलब अब मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आपका ट्रू एंड फॉल्स है तो वो क्या है, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा। आपकी हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। क्लोज एंडेड है, इसमें आप कहीं से कहीं तक नहीं ले जा सकते बात को। तो ये थी आपकी कुछ टाइप्स की थिंकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने बोला था कि बच्चे में क्या हो सकता है, इंक्लूसिव स्कूल में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो कुछ डिसेबिलिटीज़ को अच्छे से देख लेते हैं। वैसे इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, तो सिर्फ हम रिकैप्चुलेट करेंगे फटाफट से। डिस्लेक्सिया क्या होता है, आपका लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को, जैसे कि वॉस को वो 100 पढ़ सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट का डिसऑर्डर है ये, आगे पीछे उसको दिखता है, ठीक है। वॉस को 100 पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, तो ये सी चीज़ें क्या है, डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड इसका आपका जो ये है, इसका आपका कोई लेना देना नहीं है आपकी नॉर्मल विजन से और इंटेलिजेंस से। बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल्स, ठीक है, नॉर्मल भी हो सकता है बच्चा, फिर भी उसको ये एक डिसऑर्डर है ये। और इसका विजन से भी कोई नहीं कि इसका आईज खराब होगी तो इसलिए उसको ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होती है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये क्या है, राइटिंग डिसेबिलिटी है। ग्राफिया से याद रखना, राइटिंग से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, कि बच्चा क्या करेगा,
उसको लिखने में उसकी राइटिंग बहुत गंदी होगी, स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, और पेपर जो अपने वर्ड्स उसने सोचे होंगे उसको पेपर पे लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। ठीक है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये क्वेश्चन पूछा, ये डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया एंड डिस्कैल्कुलिया ये हमेशा ही पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना। डिस्कैल्कुलिया क्या है, आपकी मैथ्स से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। ठीक है, आप ऑपरेशंस जो आपके हैं ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड और मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ आप अच्छे से नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है, एक इमेजिनरी स्टेट है, एक इमेजिनरी। यूटोपिया सुना है आपने, यूटोपिया क्या है आपका, यूटोपिया क्या है कि ऐसी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी स्टेट है, बट इसमें क्या है, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी हो रही है आपके साथ हर चीज़, वो इमेजिनरी है। ठीक है, एंड इसका ऑपोजिट क्या है, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया मतलब इसमें आपको हर चीज़ ऐसी लगेगी कि सोसाइटी सब कुछ गलत सिर्फ आपके साथ कर रही है, सारा इनजस्टिस जो हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है, जितना भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सब आपके साथ ही हो रही है, सिर्फ इमेजिनरी स्टेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक डिसऑर्डर रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्मोफिया। डिस्मोफिया में क्या होती है, आपके शेप में आपको अबनॉर्मलिटी दिखती है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको लगेगा इसमें मुझे प्रॉब्लम है या किसी के है, और ये चीज़ अगर आप किसी और से पूछोगे कि ऐसा कुछ है मेरी इस प्रॉब्लम इस चीज़ में, मतलब आपकी बॉडी में कुछ बहुत ही कम प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट आपको क्या लगेगा कि आप उस वजह से डिप्रेशन में चले जाओगे या आपको शाय फील होगी, आप मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करेंगे अफेजिया की। अफेजिया क्या है, जब आप बोलने में आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, डिस्फेजिया क्या है, अफेजिया क्या है, आपका टोटल लॉस है स्पीकिंग में। ठीक है, आपकी स्पीच में टोटल लॉस हो जाता है, ये किसी एक्सीडेंट, ब्रेन हैमरेज या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ये हो सकता है, मेजर एक्सीडेंट की वजह से। और डिसफेजिया क्या है, डिसफेजिया क्या है, पार्शियल लॉस है किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पैरेक्सिया। डिस्पैरेक्सिया में क्या होता है आपका कि आपको कोऑर्डिनेशन में, आपके बॉडी मसल्स में कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आपका ADHD, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब आपकी अटेंशन क्या होगी, कम होगी, जिस बच्चे में अटेंशन कम होगी, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, चुपचाप बैठता ही नहीं होगा, वो क्या है इस डिसऑर्डर में आता है। वैसे तो नॉर्मली बच्चों अटेंशन कहीं भी पे नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बट एक टाइम के साथ आ जाता है उनमें स्टेबिलिटी। बट ये चीज़ अगर स्टेबिलिटी आपकी लेटर चाइल्डहुड तक भी नहीं आती है तो आप इसको समझ सकते हो ये क्या है, एक डिसऑर्डर है। मतलब अटेंशन की कमी है और जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है वो उस चीज़ पर अटेंशन नहीं दे रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो क्या कर रहा है आपका, वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स के साथ खेल रहा है या डेस्क के नीचे कुछ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि टीचर आगे क्या समझा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। इसमें आपके बहुत सारे, ये क्या है एक अम्ब्रेला टर्म है, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया उस वीडियो में, लर्निंग डिसेबिलिटी वाली। अगर आप वहाँ पर आपके पास इतना टाइम है तो आप उस वीडियो को डू वॉच। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स इंक्लूडेड होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड होती है। इसमें क्या होगा, बच्चे को सोशल इंट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी, बिहेवियर उसका बहुत अनसर्टन सा होगा। ठीक है, वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, अकेला रहना चाहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। नेक्स्ट है आपका OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब आप किसी भी काम को रेपिटिवली कर रहे हो, बार बार एक ही काम को कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो काम को। ठीक है, किसी को हैंड वॉश करने की प्रॉब्लम होती है कि बार बार, चलो अब तो कोरोना है फिर भी कर रही हैं, बट पहले भी वो ऐसा ही करते थे, थोड़ा सा डस्ट में टच हुआ या थोड़ा सा भी डस्ट में भी क्या टेबल पे हाथ टच हुआ है तो बार बार हाथ धोनी है, तो वो क्या है आपका एक डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट फोबिया की बात करेंगे। फोबिया आपके किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको डर है किसी चीज़ के साथ आपका, वो क्यों है आपको भी नहीं पता है, बट आपको डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, तो वो सारा क्या है फोबिया है। किसी को स्पाइडर से डर लगता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपका फोबिया है। नेक्स्ट आपका सोशल विड्रॉल। ये शायद से ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं मेडिकल वालों के उसमें पूछा गया है। तो सोशल विड्रॉल क्या होता है, बच्चा अपने आप को ड्यू टू डिप्रेशन या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, किसी भी रीज़न की वजह से वो कर सकता है ऐसा।
ठीक है, मेजर रीजन की वजह से। नेक्स्ट है आपकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब आपकी हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है। ये क्यों है? क्यों, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई ईयर में प्रॉब्लम है या कुछ है, बट सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपका जो ब्रेन है और आपकी जो ईयर्स है वो क्या कर सकती है, वो साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करती है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे उनका कोऑर्डिनेशन है, ये डिसऑर्डर है, नेचुरली है ये चीज़। लाइक अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल लिखा है कि अगर टीचर ऐसा बोलती है प्लीज रेज योर हैंड, तो बच्चे को क्या सुनाई देगा? प्लीज रेज योर प्लान। ठीक है, कुछ उल्टा ही सुनाई देगा, क्योंकि क्या है, आपकी हियरिंग, आपके ब्रेन और ईयर्स में क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, फुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। नेक्स्ट आपका 14th है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। आपको पता है देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब इसमें भी ये है कि आपकी ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं ले पाता जो आपकी आईज देखती है। तो ये था आपका लर्निंग डिसऑर्डर्स, एंड ये थी आपकी पूरी साइकोलॉजी। इसके साथ पूरी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आपने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डू वॉच इट। अगर आपको ये चाहिए, इसका आपको नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी विद पारुल ठाकुर के साथ। आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।